viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss नूरुल हुदा. आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और ये चैप्टर भी यूसेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इवन सेकेंड ईयर क्लास के जितने भी चैप्टर करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं वो सब यूसेट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं. और आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट बिल्कुल उस तरह के एमसीक्यूज बताने जा रही हूँ जिस तरह के एमसीक्यूज आपसे यूसेट में पूछे जाते हैं. मैं आपको एग्जैक्ट उस तरह के एमसीक्यूज के जो की पॉइंट्स हैं वो क्लियर कराऊंगी, उस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगी कि आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ. सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो किस वजह से प्रोड्यूस हो, करंट की वजह से. और करंट कहाँ हो, एक लॉन्ग हमारे पास स्ट्रेट वायर है, जब उसमें करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, यहाँ हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक, सबसे पहला पॉइंट, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट. अच्छा, यहाँ मैं आपको एक की पॉइंट देता हूँ. जब भी चार्ज जो है वो मूव करेगी, मोशन में होगी, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. और जब करंट फ्लो करता है किसी स्ट्रेट लॉन्ग वायर में, तो ऑब्वियसली क्या मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं. तो जब भी करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ठीक, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर. ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर के अराउंड सर्कल में होगी. ठीक, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल. जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट हैंड रूल से पता लगाई जाती है. ये पॉइंट आपने याद रखना है. ठीक, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर नियर द वायर एंड वीकर फार्दर अवे. अब ये एक इजी सिंपल सा वर्ड है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वायर के करीब ज़्यादा होगी, और जितना जितना वायर से दूर जाते जाएंगे उतनी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वायर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके करीब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी. लेकिन जैसे जैसे इस वायर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी. और आपके यूसेट में इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं. आपको ये केस दिया जाता है, ये सिचुएशन दी जाती है कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, रिवर्स होगी. और एग्जैक्ट ऐसे ही एमसीक्यूज होते हैं. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द वायर एंड स्प्रेड आउट विद डिस्टेंस. ये वही पॉइंट जो हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वायर के करीब जो है वो ज़्यादा करीब होंगी एक दूसरे के, और जैसे जैसे दूर होती जाएंगी तो वो स्प्रेड होती जाएंगी. ठीक, नेक्स्ट है द फील्ड इज सर्कुलर सिमेट्रिक एंड लाइंस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर. ठीक, अच्छा आपने ये बात याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी. ठीक, जैसे ये हमारे पास वायर है तो वायर के बाहर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक, लास्ट पॉइंट है द फील्ड डिपेंड ऑन करंट एंड डिस्टेंस नॉट ऑन मटेरियल अराउंड इट. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए. करंट के ऊपर डिपेंड करती है और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर उस पर डिपेंड करती है. कौन सा मटेरियल वायर के अराउंड है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, फोर्स किसके ऊपर होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक, तो पहला पॉइंट है व्हेन अ वायर हैज इलेक्ट्रिक करंट एंड इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक, यहाँ पर वो सिंपल सा ये कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई वायर है, लेट्स सपोज अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, फ्लो कर रहा है, और उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं. पहले तो ये था कि करंट फ्लो कर रहा है तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. ठीक, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है. अगर हम इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक और ऐसी वायर को प्लेस करते हैं जिसके अंदर से करंट गुजर रहा हो, तब ये वायर जो है एक फोर्स फील करेगी. ठीक, दिस फोर्स इज नॉट अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन मैग्नेट. ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स नहीं होगी. ठीक, इट इज अ पुशिंग फोर्स दैट ट्राइज टू मूव द वायर साइड वाइज. ठीक, ये एक पुशिंग फोर्स होगी जो कि इस वायर को साइड वाइज मूव करने के लिए पुश करेगी. ठीक है,
अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जस्ट इनका रट्टा लगा लेना है। अगर आप और कुछ भी नहीं कर पा रहे तब भी आपके यूसेट के लिए इनफ है, ठीक। और ये सारे केस मैंने लिख दिए हैं जो कि यूसेट में पूछे जा सकते हैं, और वो सारे एमसीक्यूज जो यूसेट में पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। द फोर्स एक्ट एट 90 डिग्री राइट एंगल टू बोथ, ठीक। अभी हम पढ़ कर आए, वो फोर्स जो उस वायर पर एक्ट करेगी वो 90 डिग्री के एंगल पर एक्ट करेगी या राइट एंगल पर, ठीक। बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में भी, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन में वो जो फोर्स लगेगी वायर के ऊपर वो 90 डिग्री के एंगल पर होगी। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है यूसेट का, अगर आप याद करना चाहें तो। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। आपसे एग्जैक्ट ऐसा ही एमसीक्यूज पूछा जाता है, और शायद ये किसी और टॉपिक में से इसी तरह का एमसीक्यूज पूछा गया था। फोर्स मैक्सिमम होगी जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, और ये एग्जैक्ट एमसीक्यूज है आपका। तो फोर्स कब मैक्सिमम होगी, जब एंगल करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री पर होगा, ठीक। द फोर्स इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक। अब आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, जो सिचुएशन, जो केस 0 डिग्री के लिए वही 180 डिग्री के लिए होता है, ठीक। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और फोर्स तब 0 होगी जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री का होगा या 180 डिग्री का होगा, ठीक। ये दोनों पॉइंट्स आपने ऐसे ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इफ यू रिवर्स द करंट और फील्ड डायरेक्शन द फोर्स डायरेक्शन आल्सो रिवर्स, ठीक। अगर आप करंट की डायरेक्शन या फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक। तो ये सारे पॉइंट आपने एग्जैक्ट इस तरह से याद करते जाना है। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इस टाइप की फोर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इट इज नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटी और अट्रैक्शन और रिपल्जन, ठीक है। ये कोई भी इस तरह की फोर्स नहीं है, इसे बस मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज फाउंड यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाई जाती है। एक हम पीछे पढ़कर आए हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता लगाई जाती है, लेकिन जो वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है उसको हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है उसे लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, इफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज चेंज्ड, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाए, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो चेंज, तो उस वक्त फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये सारे केस जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर एंगल 0 डिग्री का होगा, अगर एंगल 90 डिग्री का होगा, अगर डायरेक्शन रिवर्स होगी तब क्या होगा, तो ये सारे केस आपने एज इट इज याद रखने हैं, ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट है, इफ द वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नो फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक। अगर वायर को पैरेलल प्लेस किया जाए टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल उसको प्लेस करेंगे तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इफ द वायर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड फोर्स इज मैक्सिमम, और अगर वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाए तब फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक फोर्स कैन मूव द वायर एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मूव करवाती है वायर को, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क करती हैं, ठीक। नोट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या होता है, टेस्ला, और आपने ये सारे यूनिट्स याद करके जाना है, एक यूनिट तो लाजमी आएगा। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक। ये हमारे पास कोई सरफेस है, इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, और इस सिंबल को फाई कहते हैं, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया, एंगल बिटवीन फील्ड एंड सरफेस, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड किन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर एरिया ज़्यादा है तब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा। और एंगल बिटवीन फील्ड एंड सरफेस, और अगर फील्ड और सरफेस के दरमियान जो एंगल है
वो ज़्यादा होगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर। यूनिट्स आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ने, लाजमी करने हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं? फ्लक्स पर यूनिट एरिया को। ये डेफिनेशन है, एज इट इज याद रखें। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल होता है बी, पर आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है वो हमें क्या बताती है? वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। लेट्स सपोज हमारे पास ये पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट भी क्या है? टेस्ला। नेक्स्ट है इफ द सेम फ्लक्स पास थ्रू अ स्मॉल एरिया द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, हाई बी। अगर जो है सेम फ्लक्स पास होगा थ्रू अ स्मॉल एरिया द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। लेट सपोज अब आप देखें, यह हमारे पास एक छोटा एरिया है और एक बड़ा एरिया है। अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेम फ्लक्स दोनों से पास हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। अब यहाँ पर हम लेट सपोज कंसिडर करते हैं 10 नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास आउट हो रही हैं। तो ये ज़्यादा एरिया में से जब 10 लाइंस पास आउट होंगी तो यहाँ पर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन मैंने एरिया को इसके हाफ कर दिया, कम कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस सेम है, तो जो स्मॉल एरिया है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इफ द फ्लक्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया द फील्ड इज वीक, लो बी। और वो यही कह रहा है कि अगर लार्ज एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है स्प्रेड कर दिया जाए, वो सेम ही मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो स्ट्रेंथ क्या होगी? वीक होगी। लेट सपोज हमारे पास ये लार्ज एरिया है, आप लोगों को नजर आ रहा है, तो इसमें से वही सेम 10 नंबर ऑफ लाइंस पास आउट हो रही हैं, तो ये पहले वाले दोनों से इसका एरिया ज़्यादा है, तो फील्ड क्या होगी? वीक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्स डेंसिटी इज यूज टू कंपेयर फील्ड स्ट्रेंथ एट डिफरेंट प्लेसेस। फ्लक्स डेंसिटी को क्यों यूज़ किया जाता है? फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए 8 डिफरेंट प्लेसेस। यानी अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को यूज़ किया जाएगा कंपेयर करने के लिए कि कहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इस पॉइंट पर ज़्यादा है, इस पॉइंट पर ज़्यादा है, इस पॉइंट पर। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। एम्पेयर्स लॉ सबसे पहले देखते हैं। एम्पेयर्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ये चीज़ आपने एग्जैक्ट याद रखनी है कि एम्पेयर लॉ हमें क्या बताता है? रिलेशन बताता है, किसके दरमियान? मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान। ठीक, नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी हमारे पास ये एक कंडक्टर है जो कि करंट कैरी कर रहा है, तो ये इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए यूज होता है। एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? एम्पेयर्स लॉ कहता क्या है? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ठीक, आपने एग्जैक्ट इस डेफिनेशन को याद रखना है। ये कहता है कि जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी क्लोज्ड पाथ के अराउंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। यानी हमारे पास ये एक वायर है, यहाँ से करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाहर का जो पाथ है वो क्लोज्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? उस करंट के जो इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक, और सिंपल सी बात है, ये रिलेशन बताता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट का। नेक्स्ट है एम्पेयर्स लॉ अप्लाइज व्हेन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक केसेस। सिमेट्रिक केसेस की क्या एग्जांपल्स हैं? लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगी, या सोलेनाइड होगा, या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सोलेनाइड, टोरेनाइड। तो ये सारी क्या हैं? एग्जांपल हैं सिमेट्रिक केसेस की। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक। सोलेनाइड क्या होता है? इस तरह से जब सराउंडेड वायर हो हमारे पास। और टोरेनाइड क्या होता है? जब ये सराउंडेड वायर सर्कल, जब ये सराउंडेड वायर क्या हो? सर्कल फॉर्म में हो। ये मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग फ्लक्स डेंसिटी इन दीज केसेस। ठीक, फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन, फील्ड कब स्ट्रॉन्ग होगी? करंट इज हाई, डिस्टेंस फ्रॉम वायर इज क्लोज। ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तब होगी जब वायर के अंदर करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, हाई करंट होगा, और जो डिस्टेंस है वायर से या फिर कंडक्टर से
वो कम होगा, बिल्कुल क्लोज होगा उसके करीब, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। लेकिन डिस्टेंस अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक हो जाएगी। फील्ड इज वीक व्हेन करंट इज लो, डिस्टेंस फ्रॉम वायर इज फार। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड वीक कब होगी? जब करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो लो होगा और डिस्टेंस जो है वायर से वो ज़्यादा होगा। ठीक, तब क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? वीक। नेक्स्ट है एम्पियर्स लॉ शो हाउ करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ फील्ड स्ट्रेंथ चेंज विद करंट एंड डिस्टेंस। एम्पियर्स लॉ ये बताता है कि किस तरह से जो करंट है वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और कैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है करंट और डिस्टेंस के चेंज होने से। ठीक, नेक्स्ट है यूज टू कैलकुलेट फील्ड विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज जस्ट बेस्ड ऑन करंट एंड सिमेट्री। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। अब यहाँ पर बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। A solenoid is a coil of wire with many turns and current flows through it. अब आप लेट सपोज देखिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है। ठीक, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। सोलेनाइड क्या कहते हैं? एक इस तरह की वायर होती है जो ट्रांस में होती है और इस वायर में से भी करंट पास आउट हो रहा होता है, लेकिन ये वायर इस तरह से राउंडेड होती है। ठीक, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ये बिल्कुल ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जैसे बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। ठीक, इनसाइड द सोलेनाइड, सोलेनाइड की जो इनसाइड है ये इंटरनल एरिया, इसमें क्या होगा? फील्ड इज स्ट्रेट, फील्ड स्ट्रेट होगी। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, वो स्ट्रेट होगी। फील्ड लाइंस आर पैरेलल्स, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। फील्ड इज यूनिफॉर्म, सेम स्ट्रेंथ थ्रू आउट, यानी जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो पूरे के पूरे सोलेनाइड के अंदर जो है सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। जितनी यहाँ पर स्ट्रांग है उतनी ही स्ट्रांग यहाँ पर होगी, जितनी स्ट्रांग यहाँ पर है उतनी ही स्ट्रांग यहाँ पर भी होगी। ठीक, फील्ड इज स्ट्रांग और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रांग होगी इनसाइड द सोलेनाइड। ठीक, दिस हैपेंस व्हेन द सोलेनाइड इज लॉन्ग एंड टाइटली वाउंड। और ये सब कब होता है? जब हमारे पास सोलेनाइड जो है वो लॉन्ग हो, ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पर हो और टाइटली वाउंडेड हो, यानी ये जो राउंड्स हैं इनके दरमियान स्पेस कम हो, ये बिल्कुल करीब करीब हो। ऐसे जितना ये करीब होंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक, अब ये आप देख सकते हैं इस तरह की जो वायर्स होती हैं आप लोगों ने देखी भी होंगी, कुछ इस तरह की वायर्स वाउंडेड होती हैं। ये एक चीज़ के ऊपर वाउंडेड वायर है, तो इसे क्या कहते हैं? बेसिकली सोलेनाइड। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। ठीक, और इसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक, अब क्या होता है सोलेनाइड के आउटसाइड क्या होता है? आउटसाइड द सोलेनाइड, तो आउटसाइड द सोलेनाइड ये तीन चीज़ें होती हैं। फील्ड इज कर्व्ड, फील्ड कर्व होगी, जबकि इनसाइड स्ट्रेट होती है। फील्ड लाइन स्प्रेड्स आउट, यहाँ पर फील्ड लाइन क्या होती है? स्प्रेड आउट होती हैं, जबकि इनसाइड पैरेलल होती हैं। फील्ड इज वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म, अब जो फील्ड है वो वीक होगी और नॉन यूनिफॉर्म होगी, इक्वल नहीं होगी। बट इनसाइड क्या था? फील्ड यूनिफॉर्म भी थी और स्ट्रांग भी थी। नेक्स्ट है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से दी जाती है। नेक्स्ट है योर कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट टू द नॉर्थ पोल। ठीक, यहाँ सिंपल सी बात यह है कि जब आप करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे तो जिस साइड आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज व्हेन, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कब इंक्रीज करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे सोलेनाइड के। करंट इंक्रीजेस, जितना ज़्यादा करंट पास आउट होगा। और नेक्स्ट है सोलेनाइड इज लॉन्गर एंड मोर टाइटली पैक्ड, और सोलेनाइड जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितना टाइटली बाउंडेड होगा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, नेक्स्ट है वन एंड ऑफ द सोलेनाइड एक्ट एज नॉर्थ पोल एज अ साउथ पोल। एक एंड जो है सोलेनाइड का वो नॉर्थ पोल के तौर पर एक्ट करता है और एक साउथ पोल के तौर पर। नेक्स्ट है सोलेनाइड आर यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मोटर्स, रिलेज एंड एमआरआई मशीन्स। ठीक, ये कुछ सोलेनाइड के यूजेस थे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, मोटर्स में यूज़ होता है और एमआरआई मशीन्स वगैरह में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास क्या है? फोर्स लग रही है किसी मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, अब तक हम जो पढ़कर आए वो डिफरेंट सिचुएशन थी। अब हमारे पास क्या है? ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है
तो इसके अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या फिर प्रोटॉन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर क्या होगा, उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, ठीक। अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास कोई मूविंग चार्ज इंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। कि अब वो कौन कौन सी हो सकती है और कैसे कैसे हो सकती है वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले व्हेन चार्ज इंक्रीजेज द फोर्स आल्सो इंक्रीजेज। जब चार्ज ज़्यादा होगी तो उस पर लगने वाली फोर्स भी ज़्यादा होगी। ये एग्जैक्ट यूसेट के MCQs हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज द फोर्स आल्सो इंक्रीज। जब उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा तो उस पर लगने वाली फोर्स भी इंक्रीज करेगी। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज द फोर्स इंक्रीज। और जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तब भी लगने वाली फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फील्ड इज 90 डिग्री फोर्स इज मैक्सिमम। जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी और फील्ड क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, तब फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब एंगल 0 या 180 डिग्री होगा तब उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स क्या होगी, 0। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स इसके हैं ये सब के सब MCQs हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फाउंड यूजिंग द राइट हैंड रूल। ठीक, जो डायरेक्शन है फोर्स की वो कैसे पता लगाई जाती है, राइट हैंड रूल से। फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसमें फिंगर्स क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पाम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पाम होगा वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, और जो थंब है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप लोगों को ये कवर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से MCQs नहीं आते, बट ऊपर के सारे केसेस आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर लगने वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दिस फोर्स डज नॉट चेंज स्पीड ओनली चेंज डायरेक्शन। और वो जो फोर्स है वो स्पीड चेंज नहीं करती, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक, नेक्स्ट द पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। ठीक, जो हमारे पास पार्टिकल है वो मूव करता है सर्कुलर पाथ में ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या होता है, फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड फील्ड स्ट्रेंथ। जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर भी और फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी। अब ये दोबारा से सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं तो आपने इनको लाजमी स्टडी करना है। व्हेन चार्ज इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस। जब चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज फोर्स इंक्रीज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तब ऑब्वियसली फोर्स भी इंक्रीज होगी। फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, फील्ड की डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए। और फोर्स जो है वो अपोजिट होगी टू फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन के लिए वो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स जो है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक, नेक्स्ट है फोर्स चेंज स्पीड। फोर्स स्पीड चेंज करेगी, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है पाथ ऑफ पार्टिकल इज यूजुअली अ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। जो पार्टिकल है उसका पाथ यूजुअली क्या होता है, या तो स्ट्रेट होता है या पैराबोला होता है। ठीक, इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर भी, वेलोसिटी के ऊपर भी, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी और एंगल के ऊपर भी। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन एंगल इज 90 डिग्री फोर्स इज मैक्सिमम। ये चीज़ हम इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि अब तो आपको याद हो जानी चाहिए कि फोर्स हमेशा मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल 90 डिग्री का होगा। व्हेन एंगल इज 0 फोर्स इज 0। ठीक, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। फोर्स चेंज डायरेक्शन बट नॉट स्पीड। यहाँ पर फोर्स डायरेक्शन चेंज करेगी पर स्पीड चेंज नहीं करेगी। नेक्स्ट है पाथ बिकम सर्कुलर और हेलिकल। मैग्नेटिक फील्ड में पाथ या तो सर्कुलर हो जाएगा या हेलिकल, और स्ट्रेट लाइन में या पैराबोला कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। ठीक, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड फील्ड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसी फील्ड है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तब क्या होगा, इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर बैलेंस्ड। अगर दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस होगी तो पार्टिकल मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर, और इसे वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। ठीक, जब दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस्ड, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है।
नॉट बैलेंस्ड पार्टिकल फॉलो अ कर्व और स्पाइरल पाथ। ठीक, अगर दोनों फील्ड बैलेंस नहीं होगी तो पार्टिकल या तो कर्व पाथ में मूव करेगा या स्पाइरल पाथ में। ठीक, अब हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन की ईएम को डिटर्मिनेट करना। ईएम क्या है? ईएम मीन्स चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो होता है। नेक्स्ट है डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट भी आपने जस्ट देख लेना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वो एक्सेलरेटेड होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए। नेक्स्ट है देन दे इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद वो इंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में विच बैंड्स द पाथ, जो कि पाथ को बैंड कर देगी। देन बोथ फील्ड आर एडजस्टेड। जब दोनों फील्ड एडजस्टेड होंगी सो द बीम मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तब हमारे पास जो बीम है या चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। द फोर्स आर बैलेंस्ड और फोर्स बैलेंस्ड होगी। दिस हैपन्स व्हेन, और ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होंगी। तब हमारे पास पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। फ्रॉम दिस कंडीशन EM वैल्यू इज कैलकुलेटेड। इस कंडीशन से EM वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके टेस्ट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट। इससे ये दो चीज़ें प्रूव होती हैं। इलेक्ट्रॉन हैव मास एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। द वैल्यू ऑफ EM इज कांस्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी चार्ज टू मास रेशो है, उसकी जो वैल्यू है तमाम इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो सेम होती है, और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी। अब हमारे पास एक और टॉपिक है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप CRO। ठीक, इसके बस ये 3-4 पॉइंट्स ही हैं जो आपने देखने हैं। CRO इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिस्प्ले वेव फॉर्म एंड मेजर वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है टू डिस्प्ले वेव फॉर्म और मेजर करता है वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक, नेक्स्ट है इट शोज हाउ वोल्टेज चेंज विद टाइम ऑन अ स्क्रीन। ये क्या बताता है कि वोल्टेज कैसे चेंज होते हैं टाइम के साथ ऑन अ स्क्रीन के ऊपर। इट इनपुट सिग्नल कंट्रोल्स अ बीम। इसके जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं बीम को, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज। ठीक, द बीम हिट्स अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन एंड फॉर्म अ विजिबल ट्रेस। ठीक, लेकिन आपको ये पूरा मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ ले। CRO हेल्प इन मेयरिंग। CRO की हेल्प से हम क्या क्या मेयर कर सकते हैं? पीक वोल्टेज कब है, फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा है, और टाइम पीरियड ऑफ वेव फॉर्म। ये 3 चीज़ें हम मेयर कर सकते हैं CRO से। CRO हेज। CRO के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गन, ये प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रॉन बीम को। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ये मूव करती हैं बीम हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। और नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है जो कि डिस्प्ले करती है सिग्नल ट्रेस को। ठीक, अब हमारे पास है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर लगने वाला टॉर्क वो क्या होता है। ठीक, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप स्किप नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। When a coil carrying current is placed in a magnetic field, it experience a torque turning effect. जब हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ठीक, और टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। द टॉर्क टेंड टू रोटेट द कॉइल, और वो टॉर्क जो है कॉइल को रोटेट करवाएगा। टॉर्क डिपेंड्स ऑन। टॉर्क किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? टॉर्क हमारे पास करंट पर डिपेंड करता है। करंट ज़्यादा होगा तब भी टॉर्क ज़्यादा होगा। टॉर्क एरिया ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ कॉइल जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है टॉर्क हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे टॉर्क उतना ज़्यादा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क उतना ज़्यादा होगा। लास्ट है एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा तब टॉर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, ये नीचे मैंने लिखा भी है। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन कॉइल इज परपेंडिकुलर। जब कॉइल क्या होगी? परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस वक्त टॉर्क मैक्सिमम होगा। और टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क इज जीरो व्हेन कॉइल इज पैरेलल। जब कॉइल क्या होगी? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसी डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है लाइक गैल्वेनोमीटर हो गए, इलेक्ट्रिक मीटर्स हो गए।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर। ये कुछ मीटर्स हैं, यहाँ से भी कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं तो इनको देख लें। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट अ स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर जस्ट स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एंड करंट कैरिंग कॉइल। ये टॉर्क और करंट कैरिंग कॉइल के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हेन करंट फ्लोज द कॉइल रोटेट। जब करंट फ्लो करेगा तो कॉइल क्या करेगी? रोटेट। इन द मैग्नेटिक फील्ड मूविंग अ पॉइंटर ऑन अ स्केल। मोर करंट मोर रोटेशन ऑफ द पॉइंटर। जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रोटेशन होगी पॉइंटर की। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज डायरेक्टली फॉर हाई करंट्स। ठीक, गैल्वेनोमीटर हाई करंट्स के लिए यूज नहीं होता डायरेक्टली, ये स्मॉल करंट्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम मीटर। एम मीटर इज यूज टू मेयर करंट इन अ सर्किट। एम मीटर किसी भी सर्किट में करंट को मेयर करने के लिए यूज होता है। इट इज मेड बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद अ गैल्वेनोमीटर। इसे लो रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके एम मीटर बनाया जाता है। ठीक, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ये किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस। जो आइडियल एमीटर होता है उसमें जीरो रेजिस्टेंस होती है, सो इट डज नॉट इफेक्ट द करंट। तो ये करंट को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेयर वोल्टेज। वोल्ट मीटर वोल्ट को मेयर करने के लिए यूज होता है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक, वोल्टेज का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज मेड बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये कैसे बनाया जाता है? कनेक्टिंग बाय हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। लो रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करते हैं तब एम मीटर बनता है। हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे इन अ सीरीज गैल्वेनोमीटर के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट। इसे पैरेलल कनेक्ट किया जाता है विद द कंपोनेंट। अच्छा, लास्ट पॉइंट है हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सो इट ड्रॉस नो करंट। ठीक, अब जो हमारे पास आइडियल एमीटर है या वोल्ट मीटर है वो करंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनमें जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होती है या इनफाइनाइट होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है ओहम मीटर। ओहम मीटर इज यूज टू मेयर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को मेयर करने के लिए यूज होता है। इट पासिस स्मॉल करंट थ्रू द कंपोनेंट एंड मेयर्स हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक, ये पास करता है स्मॉल करंट को थ्रू द कंपोनेंट और मेयर करता है कि कितने वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। इट वर्क्स यूजिंग ओहम्स लॉ, V = IR। जो ओहम मीटर है वो ओहम्स लॉ को यूज करते हुए वर्क करता है। कैन बी एनालॉग और डिजिटल, यानी जो ओहम मीटर है हमारे पास वो एनालॉग भी हो सकता है और वो डिजिटल मीटर भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है एवोमीटर। इसे मल्टीमीटर भी कहते हैं। और ये जो एवोमीटर या मल्टीमीटर है इसका एक और नाम है यूनिवर्सल मीटर, और उसमें ये सारे मीटर्स आ जाते हैं जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। एवोमीटर स्टैंड फॉर एम्पेयर, वोल्ट, ओहम मीटर आल्सो कॉल्ड मल्टीमीटर। ठीक है, अब ये एम्पेयर मीटर के लिए भी स्टैंड करता है, वोल्ट मीटर के लिए भी स्टैंड करता है, ओहम मीटर के लिए भी स्टैंड करता है। इट कैन मेयर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। ठीक, अब हम इसका जो भी मोड सिलेक्ट करेंगे ये वो चीज़ मेयर करेगा, करंट भी, वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस भी। इट कंबाइन ऑल थ्री इंस्ट्रूमेंट इन वन डिवाइस। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही डिवाइस में कंबाइन करता है। कैन बी एनालॉग, नीडल बेस्ड और डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक, ये एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। यूज फॉर ट्रबल शूटिंग सर्किट एंड कंपोनेंट्स। ठीक, ओके, अब हमारी ये लास्ट स्लाइड है वोल्टेज मियरिंग पार्ट। ये एवोमीटर का वोल्टेज मियरिंग पार्ट ये क्या करता है? मियर करता है वोल्टेज इन पैरेलल मोड। यूज हाई रेजिस्टेंस इंटरनली हाई रेजिस्टेंस यूज करता है और शो वोल्टेज ऑन स्क्रीन और नीडल स्केल। ठीक, वोल्टेज को कहाँ शो करेगा? या स्क्रीन पर या फिर नीडल स्केल पर। ये डिपेंड करता है कि मीटर कौन से टाइप का, डिजिटल है या एनालॉग है। ठीक, नेक्स्ट करंट मियरिंग पार्ट ये मियर करता है करंट को इन सीरीज विद सर्किट। ठीक, यूज करता है लो रेजिस्टेंस शंट को और ये शो करता है करंट डायरेक्टली, करंट को डायरेक्टली शो करता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस मियरिंग पार्ट। तो ये मियर करता है रेजिस्टेंस को बाय सेंडिंग स्मॉल करंट को भेजते हुए ये रेजिस्टेंस को मियर करता है, वेस्ट करता है ऑन ओहम्स लॉ। सर्किट मस्ट बी पावर्ड ऑफ व्हाइल मियरिंग रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस को मियर किया जाता है तो उस वक्त सर्किट का पावर्ड ऑफ होना ज़रूरी होता है। ठीक, और ये जो लास्ट हमारे पास है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक, गिव डिजिटल रीडिंग, ये हमें डिजिटल रीडिंग देता है। मोर एक्यूरेट एंड ईजियर टू रीड।
ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है एनालॉग के कंपेयर में और ईजी होता है टू रीड। कैन ऑटो सेलेक्ट मेजरमेंट रेंज, या ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट रेंज को। हैज सिलेक्टर नोब फॉर डिफरेंट मोड्स, वोल्ट, एम्पियर और अहम मीटर। ठीक है, इसके पास सिलेक्टर नॉब होती है डिफरेंट मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए कि हम क्या चीज़ मेयर करना चाह रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि यूसैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये चैप्टर, इस चैप्टर के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें मैंने आपको वो सारी चीज़ें दे दी हैं जो कि यूसैट के टेस्ट में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका चांस हो के पूछी जाएगी। जिस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने वो सारे पॉइंट्स आपको कवर करवा दिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।